मजदूर संघों का गठन। मजदूर संघ आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1918 में बीपी वाडिया द्वारा मद्रास में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना के साथ हुई, जिसके बाद उसी वर्ष महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। वर्ष 1920 में बम्बई में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस एटक का गठन किया गया, जिसमें साम्यवादी से लेकर उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधाराओं का एक बृहद आधार था। मजदूर संघ आंदोलन का विकास और विखंडन। ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में साम्यवादियों ने एटक पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस इंटॉक की स्थापना के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1947 में इंटॉक के विभाजन ने राजनीतिक आधार पर विभाजन को और बढ़ावा दिया। 1960 के दशक के अंत तक क्षेत्रीय आंदोलन ने अपने स्वयं के संघ बना लिए। आर्थिक मंदी और बढ़ती अशांति। 1966-67 की आर्थिक मंदी के कारण उत्पादन और रोजगार की कमी आई, जिससे सभी और असंतोष फैल गया। वर्ष 1974 में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जिसने राज्य और तथा मजदूर संघों के बीच प्रतिरोध तीव्र हो गए। इस युग में कामगार आंदोलन नागरिक स्वतंत्रता के लिए व्यापक संघर्ष का एक अभिन्न अंग बन गया, जो बदलते औद्योगिक और राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अशांति के अंतर संबंधित वृत्तांत प्रस्तुत करता है। जातीय आधारित आंदोलन, दलित आंदोलन मात्र आर्थिक या राजनीतिक शोषण से ऊपर उठकर मानवीय स्वीकृतिकरण, आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष को दर्शाता है। इसका उद्देश्य दलितों से जुड़े कलंक और अस्पृश्यता को समाप्त करना तथा उन्हें सम्मानजनक पहचान एवं सामाजिक स्वीकृति दिलाना था। दलित शब्द की उत्पत्ति। दलित शब्द कई भारतीय भाषाओं में प्रचलित है, जो उत्पीड़ितों का प्रतीक है। नवीन संदर्भ में इसका प्रथम प्रयोग नवबौद्ध कार्यकर्ताओं और बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा किया गया। इसका अभिप्राय उन लोगों से था जिन्हें उनके ऊपर के लोगों द्वारा तोड़ा और धराशायी किया गया। इस शब्द में ही अशुद्धता, कर्म, न्यायोचित, जाति संस्करण की स्वाभाविक अस्वीकृति है। दलित आंदोलन का वर्गीकरण। दलित आंदोलन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सुधारवादी, प्रतिक्रियावादी और क्रांतिकारी। जाति विरोधी आंदोलन, जो 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से शुरू हुआ तथा 1920 के दशक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण आंदोलनों द्वारा चलाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में विकसित हुआ, जिसमें आंदोलन संबंधी सभी विशेषताएं व्याप्त थी। आंशिक संदर्भ में अम्बेडकर के बाद के दलित आंदोलन में क्रांतिकारी लक्षण देखने को मिलते हैं। इसने जीवन व्यतीत करने के वैकल्पिक तरीके प्रदान किए, जो कुछ बिंदुओं पर सीमित और कुछ बिंदुओं पर मौलिक एवं सर्वव्यापी थे, जिसमें व्यवहार में परिवर्तन जैसे रोमांस भक्षण का त्याग से लेकर धर्म परिवर्तन तक सब कुछ शामिल था। इसने जातिगत उत्पीड़न और आर्थिक शोषण को समाप्त करने के क्रांतिकारी लक्ष्य से लेकर अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के सीमित लक्ष्य तक संपूर्ण समाज में परिवर्तन लाने की ओर ध्यान केंद्रित किया। आंदोलन के भीतर विविधता। आज तक कोई एकीकृत दलित आंदोलन नहीं रहा। इसके बजाय समय के साथ विभिन्न आंदोलनों का उद्भव हुआ है, जिनमें से प्रत्येक ने दलितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और विचारधारा पर बल दिया। मतभेदों के बावजूद समानता, आत्मसम्मान और अस्पृश्यता उन्मूलन की मांग का एक सामान्य सूत्र इन आंदोलन को आपस में बांधता है। फलस्वरूप सतनामी आंदोलन, आदि धर्म आंदोलन, महान आंदोलन, आगरा के जाटों के बीच सामाजिक राजनीतिक लामबंदी एवं विभिन्न क्षेत्रों में
ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शामिल है। समकालीन प्रभाव और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति। हाल के दिनों में दलित आंदोलन ने सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत की है, जिससे यह एक अनदेखी न की जा सकने वाली शक्ति बन गया। दलित साहित्य का उदय हुआ और जहाँ दलित लेखक मुख्यधारा में सामाजिक छवियों के अनुरूप होने के बजाय अपनी स्वयं की छवि और अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपने अनुभवों एवं धारणाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। यह साहित्य जो गरिमा और पहचान के लिए सांस्कृतिक संदर्भों में निहित है, वहीं यह आर्थिक आयामों सहित समाज में संरचनात्मक पहलुओं का भी विश्लेषण करता है तथा सामाजिक सांस्कृतिक दलित साहित्य का उद्भव हुआ, जहाँ दलित लेखक मुख्यधारा में सामाजिक छवियों के अनुरूप होने के बजाय अपनी स्वयं की छवियों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपने अनुभवों द्वारा धारणाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। यह साहित्य जो गरिमा और पहचान के लिए सांस्कृतिक संघर्षों में निहित है, वहीं वह आर्थिक आयामों सहित समाज के संरचनात्मक पहलुओं का भी विश्लेषण करता है तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विद्रोह का आह्वान करता है। इन साहित्यिक और सामाजिक संसाधनों के माध्यम से दलित आंदोलनों के लिए एक समतापूर्ण तथा सम्मानजनक सामाजिक चेतना का समर्थन करते हुए स्थापित मानदंड एवं संस्करणों को चुनौती व उन पर प्रश्न उठाता रहा है। पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन। ये वे आंदोलन हैं जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा जातियों के मुद्दों को उठाया। पिछड़ी जातियों या वर्गों की राजनीतिक इकाइयों का गठन औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक दोनों कालखंडों में देखा जा सकता है। औपनिवेशिक राज्य सामान्यतः जाति के आधार पर सरकार संरक्षण प्रदान करता था तथा व्यक्तियों को सामाजिक और संस्थागत क्षेत्रों में अपनी जातिगत पहचान को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता था। इसने समान स्थिति वाले जाति समूहों की बीच एकता को बढ़ावा मिला, जिसे समानांतर विस्तार कहा जाता है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक गतिशीलता के उद्देश्य से जाति पंथ निरपेक्ष बन गई तथा यह अपने कर्मकांडी सार से दूर हो गई। पिछड़ा वर्ग शब्द को अपनाना। पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रचलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बढ़ा, जिसने विशेष रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी 1872, मैसूर 1918, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1925 में इसका विस्तार अधिक हुआ। 1920 के दशक में देश भर में जातिगत मुद्दों पर आधारित संगठनों की व्याख्या बढ़ गई, जैसे संयुक्त प्रांत पिछड़ा, हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग। वर्ष 1954 तक पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करने वाले संगठनों की संख्या 88 हो गई थी। संगठित प्रतिनिधित्व की ओर परिवर्तन। पिछड़े वर्गों के जातीय आधारित संरक्षण से संगठित प्रतिनिधित्व तक की यात्रा पंथनिरपेक्ष राजनीतिक गतिशीलता की ओर परिवर्तन का प्रतीक है। यह पिछड़ी जातियों की उभरती गत्यात्मकता और राजनीतिक तथा सामाजिक पहचानों के साथ उसके अंतर संबंध को दर्शाता है। विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समान स्वीकृतिकरण एवं अधिकारों की लड़ाई में यह विशेष महत्व रखता है। इन आंदोलनों के माध्यम से पिछड़े वर्गों ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, पारंपरिक संस्करणों को चुनौती दी और धीरे धीरे बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में अपने अधिकारों एवं प्रतिनिधित्व की वकालत की। जनजातीय आंदोलन प्रमुख रूप से मध्य प्रांत में आदिवासी क्षेत्र में स्थित रहे, जिसमें संथाल हो आदि जैसे जनजाति समूह शामिल जिन्होंने जनजातीय लोगों के मुद्दों को अपनाया। भारत में जनजातीय आंदोलन से संबंधित दो प्रमुख क्षेत्र हैं, अर्थात छोटा नागपुर क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। देश भर के विभिन्न आदिवासी समूह एक जैसे मुद्दे साझा करते हैं,
लेकिन उनके बीच के भी उतने ही अधिक अंतर भी उतने ही अधिक हैं। प्रत्येक जनजाति की विशिष्ट पहचान और उससे संबंधित चुनौतियां आदिवासी आंदोलनों की विविधता में योगदान करती है। छोटा नागपुर या झारखंड क्षेत्र में जनजातीय आंदोलन झारखंड क्षेत्र आदिवासी आंदोलन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसका इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस क्षेत्र में उन्होंने आदिवासी समुदायों के लंबे समय से चल रहे संघर्षों और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध का नेतृत्व किया। झारखंड आंदोलन के प्रतीक के रूप में उनका योगदान आज भी लोक कहानियों और गीतों में जीवंत है, जो उनके संघर्ष की भावना को इस क्षेत्र में जीवित रखती है। कारण साक्षरता और दस्तावेजीकरण की भूमिका। दक्षिण बिहार में ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी आबादी के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करने एवं उसे साझा करने हेतु सशक्त बनाया। इन सामूहिक अन्वेषण ने एक एकीकृत जाति चेतना और एक साझा झारखंडी पहचान को बढ़ावा दिया। आदिवासी बौद्धिक नेतृत्व का उदय। शिक्षित आदिवासियों को सरकारी नौकरियां मिलने में मध्यवर्गीय आदिवासी बौद्धिक नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग राज्य की मांग की। दीकुओं के प्रति घृणा। यह क्षेत्र दीकुओं, प्रवासी व्यापारियों और साहूकारों के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना रखता था, जो अपने धन का लाभ उठाते थे और आर्थिक असमानताएं उत्पन्न करते थे। औद्योगिक और खनन परियोजनाओं में दीकुओं को अत्यधिक लाभ हुआ, जिससे आदिवासियों में अन्याय या संघर्ष की भावना और बढ़ गई। परिणाम क्या हुए? एकत्रित शिकायतों एवं हाशिए पर जाने से साझा अनुभवों ने सामूहिक कार्यवाही को प्रेरित किया। झारखंडी पहचान को एकीकृत करने के लिए चलाए गए इन सतत संघर्ष ने अंततः वर्ष 2000 में दक्षिण बिहार में अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सफलता प्राप्त की। झारखंड में आंदोलन के नेतृत्व में जिन मुद्दों के विरुद्ध आंदोलन किया, वे थे विशाल सिंचाई परियोजना और फायरिंग रेंज के लिए भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण और निपटान कार्य जो रोक दिए गए, शिविर बंद कर दिए गए आदि। ऋण किराया, सहकारी बकाया राशि की वसूली, जिसका विरोध किया गया। वन क्षेत्रों